हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन इन्फिनिटी एजुकेशंस। क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था इलेक्ट्रिक करंट। आप लेक्चर नंबर 2 को एक बार फिर से भले देखिएगा, ठीक है, उसको रेफर कीजिएगा लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कंडक्टर में फ्लो कैसे होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, अमीटर, है ना, कनेक्टिंग वायर्स, की एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो लास्ट टॉपिक जो हमने जहाँ पर छोड़ा था उसके आगे अब अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। शुरुआत से लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपने जो जो स्टडी किया है उसमें अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, क्योंकि आज मैं अपना फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। फेवरेट टॉपिक का मतलब एक फेवरेट पोर्शन जो होता है फिजिक्स का, दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अभी तक आपने जितना स्टडी किया है थ्योरी फिजिक्स को, ठीक है, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ओके, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि उस चैप्टर के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अभी तक जो फॉर्मूले आपने स्टडी किए हैं वो हैं, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इसमें Q है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी, N है इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर, और E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन, जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, और Q वो चार्ज है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन आपको करना पड़ता है उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था। एंड फिर आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये है इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टडी कर लिया था। यूनिट क्या कहते हैं इसको, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आई डोंट रिमेम्बर आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं एक बार उसको फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। 1 एम्पियर, या अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि डिफाइन एम्पियर, या आपको क्वेश्चन में ऐसा कहें कि डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपको क्या डिफाइन करना है, एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। या आपको अगर ऐसा कहें कि डिफाइन एम्पियर, तो आप क्या करेंगे, यू नो दैट दिस फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाय टी, है ना। I की यूनिट ही होती है एम्पियर। अगर Q को अगर आप 1 लेते हो, यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, एम्पियर को या ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करोगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर देन द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। ध्यान रखिएगा, जैसे छोटी छोटी डेफिनेशन आती है एक मार्क्स में, है ना। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, जब चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर, चार्ज फ्लो होगा तो किस में फ्लो होगा, किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, है ना। तो उस कंडक्टर में पर सेकेंड 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, है ना। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जो मैं करवाने वाला हूँ तो वो इन 3 फॉर्मूलों पर ही बेस्ड होंगे, इसके आगे नहीं होंगे। तो उसके लिए हम आपके व्यू स्टडी मटेरियल में आप देखते हो, जो आपके एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल है, साइंस में आप देखोगे व्यू स्टडी मटेरियल में करके, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मॉड्यूल है उसमें, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मॉड्यूल है। फिजिक्स वाला मॉड्यूल आप ओपन करना है एप्लीकेशन में, अपने PDF फाइल ओपन करेंगे आप, तो उस फिजिक्स वाली PDF फाइल के पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 6, DPP 6 है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6, ये करने वाले हैं आज हम, ठीक है। 6.1 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1 करने वाले हैं। जो आपका मॉड्यूल है ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे व्यू स्टडी मटेरियल आप करते हो, स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है
ठीक है, साइंस वाली बैच में आपके, उसमें 3 PDF फाइल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स की PDF फाइल आप ओपन करोगे, उसके पेज नंबर 49 पर ये एक्सरसाइज है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में ये दिख रहा, जैसे कि देख रहा हूँ मैं यहाँ से, उसमें स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस DPP का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप उसमें देखिएगा, रेफर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर होगा शायद, वो ना क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखूंगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 1 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा किसी कंडक्टर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन में आपसे देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैंने कहा ना मेरा फेवरेट पार्ट होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स के। अगर आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो गए मतलब आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हो गए। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, न्यूमेरिकल को टफ मत समझा करो, आप सबसे पहले से दिमाग से निकाल दो। किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, बायोलॉजी में तो होते नहीं न्यूमेरिकल, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस क्वेश्चन को सबसे पहला काम है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो? सबसे पहली चीज, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। दूसरा, राइट डाउन द गिवन वैल्यूज, जो उस क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है उन्हें लिख लीजिए। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है वो पता लगाइए। एंड नंबर 4 इज अप्लाई अ सुटेबल फार्मूला, अप्लाई अ सुटेबल फार्मूला। ठीक है, मैंने क्या कहा, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, व्हाट वैल्यूज आर गिवन, राइट डाउन द व्हाट वैल्यूज आर गिवन, एंड देन फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, एंड लास्ट नंबर 4 इज अप्लाई अ सुटेबल फार्मूला। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, तो क्या लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 एम्पियर का करंट बनाते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको, इसमें आपको करंट की वैल्यू गिवन है, ये देखिए लिखा ना, करंट की वैल्यू गिवन है। करंट को डिनोट करते हैं आप आई से, आई इक्वल्स टू गिवन है 1 एम्पियर। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट जरूर लिखना होता है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी आपका क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है, बिकॉज आप 1 बता रहे हो तो 1 क्या है, यूनिट तो होगी ना कुछ। क्योंकि अगर आप लिखते हो सिर्फ 10, तो 10 का मीनिंग क्या है, 10 जब तक आप उसके आगे मीटर नहीं लगाते हो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप लेंथ की बात कर रहे हो, है ना। 5 किलोग्राम नहीं लिखते हो जब तक कि समझ में नहीं आता है कि वो मास की बात कर रहे हो आप, है ना। यूनिट का लिखना जरूरी है। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन आपको, जो वैल्यूज आपको गिवन है, सबकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, पहले यूनिट कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, n फाइंड करना है। ठीक है, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको करंट गिवन है, अब देखिए आप क्या करना है, सुटेबल फार्मूला अप्लाई करना है। करंट गिवन है मतलब करंट वाला फार्मूला लगेगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी वाला लगेगा। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। और n कौन से वाले फार्मूले में आता है, इस वाले फार्मूले में आता है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर आपको गिवन है, दे दी। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अभी आप यहाँ पर प्लस ही लीजिए क्योंकि यहाँ पर चार्ज की बात तो होगी कि यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो
एन लिखिए, क्यू इज इक्वल्स टू एन। अब यहाँ से ई की वैल्यू आपके लिए नोन है, लेकिन क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई टी। यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। सिंस आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी। क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, आई टी विच इज इक्वल्स टू एन ई। अब यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू नोन है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर नोन है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम अननोन है। तो ये क्वेश्चन को मैं फिर से देखता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, करंट ऑफ 1 एम्पियर लिखा आपने पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ठीक कर दो, आगे लिख लो पर सेकेंड, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी तो नहीं दी है ना उसके अंदर। पर सेकेंड मतलब टी बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 सेकेंड पर सेकेंड कर लीजिए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो टी की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 सेकेंड, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आई की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 1, एन आपको फाइंड करना है, और पी की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। तो एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन में जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ना डिवाइड में जाएगी वैल्यू, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1.6। ये 10⁻19 को तो आप ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना माइनस है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10⁻19। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.6, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 0.0, फिर 0 हो जाएगा, फिर एक 0 है ना, क्योंकि 1.6 है ना, पॉइंट हटा देंगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 से पॉइंट हटाते तो 0। आप इसको ऐसे करेंगे, 16 से 10 को डिवाइड करना है, मतलब आपको है ना, 6 32 5 0.625 0.625। अब इसमें से जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उन 4 ऑप्शंस में है 6.25 इंटू 10⁻18 12 11 6.25 है ना। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है फिजिक्स में किसी भी वैल्यू को लिखने का वो होता है कि डेसिमल जो लगाते हैं आप, वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। इस डेसिमल को जो यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं 6 के बाद ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻19 था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 10⁻18, ठीक है। क्या आप इस पॉइंट को कहाँ लेके जा रहे हो, राइट में लेकर के जा रहे हो, 18 होगा 19 होगा, ओके, इंटू में लेके आपने 10, हाँ ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर ए। इसमें 4 ऑप्शन थे ना, तो 6.25 इंटू 10⁻18 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया, ठीक है। क्या आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एम्पियर सेकंड में दिए हैं। ए फर्स्ट ऑप्शन एम्पियर सेकंड में है, दूसरा भी एम्पियर सेकंड में है, तीसरा जूल एम्पियर में है, और चौथा भी जूल और सेकंड में है। अब 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, 1 कूलम्ब यानी कि किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया हो आप कॉपी पेन लेकर बैठे कीजिए, नोट नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, 1 कूलम्ब किसके इक्वल है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब आपके पास में 1 कूलम्ब मतलब चार्ज की बात हो रही है, चार्ज के लिए आपके पास में ये 2 फार्मूले हैं जिसमें चार्ज आता है ना। तो आप कौन से वाले फार्मूले से आप 1 कूलम्ब की वैल्यू निकाल सकते हो, देखिए I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम्ब क्या हुआ, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये ऑप्शन है क्या इसमें, यस फर्स्ट ऑप्शन है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, बाकी 3 ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है, एक ऑप्शन करेक्ट है, तो है ना। इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लोगे 1 कूलम्ब की वैल्यू क्या आती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स, जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी बाय फ्रिक्शन उसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। फ्रिक्शन से कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, लेक्चर नंबर 1 पे जाइए आप। लेक्चर नंबर 1 में हमने यही सब डिस्कस किया है। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है ना। फ्रिक्शन करते तो होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स, तो उसका मतलब क्या? पहला ऑप्शन है इसका, द बॉडी हैज अक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है बॉडी हैज अक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड है मस्ट बी जीरो। नंबर 4 है कि मेनी बी नेगेटिव और मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ऐसा ऑप्शन आपको गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? मैंने अभी क्या बताया, देखिए कंसेप्ट पे ध्यान दिया कीजिए। फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज होती है, ऐसा हमने लेक्चर नंबर 1 में समझा, इलेक्ट्रिक चार्ज में समझा कैसे प्रोड्यूस होता है उसमें। फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज होती है तो इस बॉडी से निकल के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में गए, व्हाइट से निकल के ब्लैक में गए, तो व्हाइट पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ब्लैक पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ब्लैक पर नेगेटिव चार्ज आया, किसकी वजह से आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। यहाँ प्रोटॉन का कोई रोल होता है कि? पहली बात है प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता यहाँ, है ना। यहाँ जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, ठीक है, वहाँ प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है, वेदर द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्रोटॉन ले लिए किसी दूसरी बॉडी में से, जी नहीं। बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए हैं? एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ लिखा है कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई बाय फ्रिक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए शायद। द बॉडी हैज अक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज हो गई ना बॉडी। ब्लैक नेगेटिवली चार्ज हो गया था, क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके जो निकले थे इलेक्ट्रॉन वो इस बॉडी ने ले लिए, ब्लैक वाली बॉडी ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, द चार्ज ऑन द अदर बॉडी। फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, क्या लिखा है, दूर से दिख नहीं रहा है उसमें इसलिए। चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, द चार्ज ऑन द अदर बॉडी। एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब दूसरी बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी जीरो, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, सपोज ये चार्ज बॉडी है भाई, ये चार्ज बॉडी है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, ऐसा लिखा हुआ है। ये चार्ज बॉडी है, सपोज ये किसी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। द अदर बॉडी, तो इस बॉडी पे क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए। ये चार्ज है, कैसी चार्ज है ये नहीं बताया, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ना। अट्रैक्ट अनदर बॉडी, ये जो अनदर बॉडी है इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अनदर चार्ज बॉडी, ये कैसी भी हो सकती है ना। ठीक है, बाय फ्रिक्शन, जैसे मैंने कॉम का एग्जांपल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, कॉम का एग्जांपल बताया था। कॉम आप ऐसा रब करते हैं बालों पे, ठीक है, फिर वो कॉम अदर पीसेस को, पेपर के पीसेस को या कपड़े के पीसेस को, ठीक है, क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो जो कपड़े के पीसेस हैं या पेपर के पीसेस है, क्या वो भी चार्ज थे क्या? नहीं, वो तो चार्ज नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बॉडी उसको क्या करने लगी? अट्रैक्ट करने लगी, कॉम अट्रैक्ट करने लगा, है ना। तो यानी कि कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज हो अपोजिट चार्ज से, तो ये अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी का जो अट्रैक्शन है
वो केवल अपोजिट चार्ज से ही नहीं होता है, वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। मैंने एग्जांपल बताया ना, कॉम को जब आप रब करते हैं, फिर कॉम को किसी भी चीज के पास, पेपर के पास है उसके पास लेके जाते हैं, या बलून को आप ऐसे सिर से रब करें और बलून को आप फिर ऐसे रब करके दीवार से स्टिक कर सकते हैं, बलून स्टिक हो जाता है, ठीक है, दीवार को अट्रैक्ट करता है। दीवार तो कोई चार्ज नहीं है, वॉल तो कोई चार्ज नहीं है, या किसी भी चीज के ऊपर आप उसको चिपका सकते हैं, बलून को ऐसे रब करके थोड़ी देर तक चिपका रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया था। बलून चार्ज था, लेकिन उसको आप जिस पे स्टिक कर रहे हो, क्या वो भी चार्ज थी? जी नहीं, वो तो अनचार्ज बॉडी है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये अनचार्ज बॉडी से भी हो सकता है। बलून चार्ज था लेकिन वो बॉडी अनचार्ज थी। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो वो जो दूसरी बॉडी है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट चार्ज से चार्ज हो, वो अनचार्ज भी हो सकती है, ठीक है। आप सपोज ये चार्ज बॉडी है, तो पता नहीं कि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता। ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब या तो क्या होगा, उस पर अपोजिट चार्ज होगा, या फिर वो कैसी होगी, अनचार्ज बॉडी होगी। बात आ रही समझ में? हमें तो इस पे भी नहीं मालूम कि कौन सा चार्ज है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस होगा तो जिस बॉडी को ये अट्रैक्ट कर रहा है उस पर माइनस होगा, या कोई चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज। अगर ये माइनस है तो जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा है या तो वो प्लस होगा या अनचार्ज होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट फिट होता है उन चारों में से? पहला ऑप्शन था कि मस्ट बी नेगेटिव। अभी हमें क्या पता कि ये कैसी चार्ज है, इसमें क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा ही नहीं था कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पहला ऑप्शन तो हटा दीजिए आप। दूसरा है मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये वाली बॉडी कैसे चार्ज है। तीसरा ऑप्शन है मस्ट बी जीरो, कि वो अदर बॉडी पे चार्ज जीरो ही होगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उस पर जीरो ही चार्ज हो, मैंने कहा ना कि उस पर अपोजिट चार्ज भी हो सकता है इसका। तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? चौथे नंबर का, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि इसके ऊपर क्या है। अगर इस पर प्लस हुआ तो उस पर माइनस होगा या जीरो होगा, अगर इस पर माइनस है तो उस पर प्लस होगा या जीरो होगा। मतलब उस अदर बॉडी पे चार्ज कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अ सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको नहीं बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कि सुटेबल यूनिट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे DBP 6.1 के। क्वेश्चन नंबर 5, सुटेबल यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मॉड्यूल आपका बना हुआ है, जो मॉड्यूल हमने आपको दिया है मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो मॉड्यूल अवेलेबल है ना, वो मॉड्यूल आपके एनसीईआरटी के लेवल का नहीं है, वो एनसीईआरटी लेवल से ऊपर का है। ये जो क्वेश्चन, सॉरी हाँ आपके, हाँ एनसीईआरटी लेवल के ऊपर का है। ये क्वेश्चन एनटीसी का क्वेश्चन है, तो इसमें का क्वेश्चन आया तो एनटीसी में आ सकता है आपको, है ना, नेशनल टेलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीसी में इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपकी क्लास 10th में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्लास 12th में इसका डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सुटेबल यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस पे अपन बाद में जाएंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। हमने बताया ये कि आपको किसी भी चार्ज के आसपास क्या होती है, फील्ड होती है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज के आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं कि जिस चार्ज को आप इस फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हैं ना, उस चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, उस चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E व्हिच इज इक्वल्स टू F/Q। पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, पर यूनिट चार्ज पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज दिस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, उसकी सुटेबल यूनिट चाहिए। तो सुटेबल यूनिट क्या होगी, जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम होनी चाहिए। इसमें ये ऑप्शन है क्या, देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट पर कूलम, सेकंड ऑप्शन है कूलम पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है यस न्यूटन पर कूलम, है ना, थर्ड ऑप्शन न्यूटन पर कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर C क्या होगा, करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, न्यूटन पर कूलम। समझ में आया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 एम्पियर इक्वल टू, ये लिखा ना 1 एम्पियर इक्वल टू। अब इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट है ना, एम्पियर है। यहाँ पे हमने देखा ही लग गया ऐसे 1 मिली एम्पियर, यानी क्या होगा 10⁻³ एम्पियर। एम लगा है मतलब मिली, और आप यहाँ पे एक सिंबल देख रहे होगे यू के जैसा, लेकिन ये इसको यू नहीं कहते हैं, आप इसको कहते हैं म्यू। ये सिंबल कौन सा है, ग्रीक लेटर होता है, ठीक है। इसको आप यू नहीं पढ़ना है, इसको आप क्या पढ़ोगे म्यू, MUE म्यू, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की अदर यूनिट्स, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, ओके। तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है 10 आप अलग से कहीं लिख के रख लीजिएगा, है ना। 1 मिली एम्पियर दैट इज 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻6 एम्पियर। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, और उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मिली और माइक्रो में गिवन है। तो 1 एम्पियर पूछा है, ठीक है। 10⁻6 एम्पियर इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर है, तो आपको 1 एम्पियर चाहिए, तो इस 10⁻6 को आप इधर लेके आओगे तो 10 क्या हो जाएगा +6, यानी 1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना होगा 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर 1 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू, समझ में आया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि बी में लिखा है -6, सी में -3 माइक्रो लग जाए तो ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज -6 10⁻6 एम्पियर, और आपको 1 एम्पियर चाहिए था, तो आप इसको आप इधर लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो 10⁻6 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। वैसे ही 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻3 मिली एम्पियर, ठीक है, समझ में आ गया आपको ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कंस्टिट्यूट करंट इन अ मेटल वायर, ठीक है। किसी भी मेटल वायर में करंट किससे बनता है, लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे बनता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सब कुछ पढ़ा हमने करंट के बारे में। लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से अगर आप सुनेंगे, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट कंस्टिट्यूट करंट इन अ मेटल वायर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम के मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कोई रोल होता नहीं है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, है ना। एटम तक हम गए नहीं, तो फिर मॉलिक्यूल तक कैसे जाएंगे, तो बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, उसी को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 8, if I is the current through a wire and E is the charge on electron, then the number of electron in 1 second will be given by, very simple question। I क्या कहा है, करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे हुए हैं ना। इफ I is the current in a wire and E is the charge on electron, E is the charge on electron in t seconds will be given by, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले पर आ जाइए, है ना। तो अब ये दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करना है। I इज इक्वल्स टू क्या होता है Q/T, और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है NE, तो I इज इक्वल टू क्या हुआ NE/T, I इंटू टी करेगा ना, I इंटू टी इज इक्वल टू क्या हुआ NE, यानी I इंटू टी अपॉन E इज इक्वल टू हुआ N। आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, N इज इक्वल्स टू IT अपॉन E, IT अपॉन E, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। IT अपॉन E ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 इसको नोट कर लीजिएगा आप, है ना, कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन हमने क्या बताई, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। लेक्चर नंबर 2 को रेफर करें, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। कौन सा ऑप्शन है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जी नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम्स, जी नहीं, एटम फ्लो ही नहीं होते। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन था कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, जी नहीं है।
जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये हमने बताया लेक्चर नंबर 2 में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें एक ट्री बना हुआ दिया है, यानी कि एक तरीके से एक जंक्शन बना हुआ दिया हुआ है, करंट्स का एक जंक्शन बना हुआ दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। इसमें की क्वेश्चंस आते हैं कई बार। इसमें डायरेक्शंस आपको गिवन है, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में 2 एम्पियर का। मुझे दूर से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखता हूँ क्या क्या गिवन है। ओके, 2 एम्पियर की डायरेक्शन ये है, इधर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर का। फिर करंट की डायरेक्शन ये बताई गई है, फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ से एक वायर और गया है, इसमें इधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है 1.3 एम्पियर, और फिर एक इधर करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर, दिया हुआ है I एम्पियर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देन द वैल्यू ऑफ करंट इज, यानी जो I है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? I की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ना एनटीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके 10th बोर्ड में तो खैर आने से पहले ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें 12th का कंसेप्ट अप्लाई होता है थोड़ा सा, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होता है। किरचॉफ्स लॉ नाम की चीज़ क्लास 10th में नहीं है, आपके साइंस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ ये होता है कि जब जो जंक्शन होता है ना, किसी जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं उस जंक्शन से, ओके, जंक्शन का मतलब जैसे एक जंक्शन ये है, यहाँ पे 3 वायर मिल रहे हैं, एक जंक्शन ये है, यहाँ पे भी 3 वायर मिल रहे हैं, एक जंक्शन ये है, यहाँ पे 2 वायर मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 वायर मिल रहे हैं, सॉरी, है। तो किसी भी जंक्शन पे जो करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है करंट का किसी भी जंक्शन पे। इसका मतलब ये कि शॉर्ट में बताऊं, मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जंक्शन पे आने वाले करंट को आप क्या लेते हो? पॉजिटिव, और जंक्शन से जाने वाले करंट को आप लेते हो नेगेटिव। जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को आप क्या लोगे? पॉजिटिव। जंक्शन से जाने वाले करंट को आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। और मैंने क्या बताया? जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0। सिग्मा आई इज 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी करंट्स हो उनका सम क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, मैंने कहा ना। इस जंक्शन पे आइए, 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब क्या लोगे? +2। ये भी 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब क्या लोगे? +2, है ना। और ये जंक्शन से जा रहा है, अब कितना करंट जा रहा है पता नहीं, x मान लिया अगर हमने सपोज, तो इन सब का सम क्या होगा? 0 होगा। तो इस x की वैल्यू कितनी हुई? 4। मतलब इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? 4 एम्पियर। डायग्राम में गिवन नहीं है, लेकिन हमने पता कर लिया है कि ये जो करंट इधर जा रहा है कितनी वैल्यू होगी इसकी? 4 एम्पियर होगी। ये दोनों करंट आ रहे हैं, प्लस लोगे। ये करंट जंक्शन से जा रहा है, आ नहीं रहा है, इधर नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो जाने वाले को क्या लोगे? माइनस में लोगे। पता नहीं था तो x ले लिया, इक्वल टू क्या होगा? 0। हमने बताया कि सम क्या होता है? 0 होता है। 3 करंट थे जंक्शन पे, x की वैल्यू पता कर ली 4 एम्पियर, मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा है बेटा? 4 एम्पियर, है ना। अब देखिए ये 4 एम्पियर, अब इस जंक्शन पे आ जाते हैं हम। 2 जंक्शन थे, A और B। इस जंक्शन पे 4 एम्पियर करंट आ रहा है, मतलब प्लस लोगे 4। इस जंक्शन से ये करंट जा रहा है ना, तो क्या लोगे? -1। इस करंट की वैल्यू फिर हमारे लिए अननोन है, ये करंट भी जा रहा है, मतलब क्या लोगे? -y इक्वल टू 0। इस जंक्शन पे 3 करंट थे, 4, 1 और अननोन। अननोन को y लिया, अननोन जा रहा है, माइनस लिया। 1 एम्पियर जा रहा है, माइनस लिया। 4 एम्पियर आ रहा है, प्लस लिया, इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा? 3। मतलब इस करंट की वैल्यू जो अब इस B से इधर की तरफ जा रहा है, एक और जंक्शन यहाँ पे C मान लिया, मतलब इस करंट की वैल्यू क्या हो गई? 3 एम्पियर। इस करंट की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर। अब जंक्शन C की बात करते हैं अगर हम, है ना, तो जंक्शन C पे 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी +3। जंक्शन C से ये करंट जा रहा है, मतलब माइनस लेना पड़ेगा 1.3। और ये करंट भी जंक्शन C से जा रहा है, मतलब क्या लेना पड़ेगा? -z ले लीजिए, इक्वल टू क्या होगा फिर वापस? 0। सम क्या होता है? 0 होता है।
है ना। तो फिर z की वैल्यू माइनस को आप उधर लेगा z, 3 माइनस 1.3, 3 माइनस 1.3 कितना होगा बेटा 0.7, नहीं 3 माइनस 1.3 कितना होगा 3 माइनस 1.3 1.7 है ना 1.7। तो आपका आंसर क्या होगा 1.7 एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा 1.7 एम्पियर करंट होगा, जो आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज का, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ अलग क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आने वाला करंट प्लस, जाने वाला करंट माइनस, पैसा आ रहा है प्लस हो रहा है, पैसा जा रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन सम क्या रहेगा 0 इक्वल टू 0। पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, फिर हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड कर ली। 3 जंक्शन थे, अंडरस्टूड, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं अपन। ये जितने 10 क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए। अब इसके बाद है डीपीपी 6.2। अब ये जो डीपीपी 6.2 है, इस डीपीपी 6.2 के जो 5 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। तो लेट्स टेक, और आपसे कौन से क्वेश्चंस नहीं होते हैं इस डीपीपी के, मतलब आपका होमवर्क है, मैं लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। आपका होमवर्क है ये डीपीपी 6.2 को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हो उसके पहले आप डीपीपी 6.2 को सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दैट ये सब्जेक्टिव है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आस्क मी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।